तो हम लोग श्री शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं और उस प्रकरण में पंचकोश क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी प्रकरण में और आगे बढ़ करके हम लोगों ने कल अन्नमय कोश को समझा थोड़ा बहुत, और आज प्राणमय कोश को समझेंगे कि प्राणमय कोश क्या है। तो प्राणमय कोश समझने से पहले प्राणमय कोश में दो चीजें आती हैं, एक कर्मेंद्रिय और प्राण। दो चीजों को मिलकर के प्राणमय कोश बनता है। तो ये प्राण क्या है असल में ये समझना जरूरी है। व्हाट इज प्राण? तो कल इस विषय में थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि ब्रेथ इज नॉट प्राण। जो फिजिकल ब्रेथ है वो प्राण नहीं। फिर प्राण क्या है? ब्रेथ नहीं लेंगे तो क्या होगा? प्राण रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसा कहिए कि ब्रेथ जो है वह प्राण का कैरियर है। समझ नहीं आया, दोबारा करिए। हाँ, ब्रेथ आपने बोला ना कि प्राण कोश से पहले, बस उसके बाद कुछ पता नहीं है क्या बोला। तो पहले प्राणमय कोश हम लोगों ने अन्नमय कोश देखा और आज हम लोग प्राणमय कोश देखेंगे। तो प्राणमय कोश समझने से पहले हमको यह समझना है कि प्राण में दो चीजें हैं। प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश का मतलब हो गया एक आच्छादक, एक ढकने वाला। उसमें दो चीजें हैं। कौन कौन चीजें? तो कर्मेंद्रिय और प्राण। ये दो चीजें मिल करके प्राणमय कोश बनती है। प्राण अलग है, प्राणमय कोश अलग है। प्राणमय कोश का जो कंपोनेंट्स हैं उसमें दो चीजें हैं। कौन कौन? कर्मेंद्रिय और प्राण। अब हमको यह समझना है कि पहले हम प्राण को समझ लें ठीक से कि वस्तुतः प्राण क्या है, और यह समझना बहुत जरूरी है। सामान्यतः वेदांत के जो जिज्ञासु होते हैं वह प्राणमय कोश को बहुत इग्नोर कर दिए हैं कि प्राणमय कोश तो कुछ, हम प्राणमय कोश है नहीं तो हमें प्राणमय कोश की कोई जरूरत नहीं। और इस कारण से काफी दिक्कतें होती हैं। अब हम दोनों चीज अब समझेंगे कि प्राणमय कोश क्या है और उसका साधक के जीवन में महत्व क्या है। इससे पहले हम आपको एक कहानी बता दें। कहानी क्या? घटना कि मैं महाराज जी के पास में शुरुआत के दिनों में अपने महाराज जी के पास में एक पुस्तक लेके गया। उसका नाम था सहज साधना। उसमें कहीं कहीं से कलेक्शन किया हुआ काफी कुछ था कि सहज होकर के बैठिए और कुछ बिना किए हुए बैठने का अभ्यास कीजिए। ये उस पुस्तक की सारांश थी। महाराज जी देखे ऐसे सहज साधना और यूं करके उसको यूं कर दिया और बोला कि जब तक प्राण की गति स्थिर नहीं होगी तब तक सहजता हो ही नहीं सकती। प्राण जित होना चाहिए तभी सहजता आ सकती। अब ये सारी बातें हैं, आपको जब प्राण समझ जाएंगे तो ये सारी चीजें समझ जाएंगे। तो प्राण के संबंध में जो एक बड़ी भ्रांति है वह यह है कि ब्रेथ जो है वो प्राण है, जो हमारी सांसें हैं वह प्राण है। वह प्राण नहीं है, ये आगे बताएंगे। ये बात बोलेंगे जिस तरह से ब्रेथ आता जाता है उसी तरह से प्राण शरीर में आता जाता है। तो भाई जिससे जिसका उदाहरण दिया जाता है वह चीज उसके सिमिलर होता है, सेम नहीं होता है। प्राण जो है वह ब्रेथ जैसा है। जैसे ब्रेथ शरीर में आता है और जाता है, सांसें जिस तरह शरीर में आती है और जाती है, उसी तरीके से प्राण शरीर में आता है और जाता है। लेकिन ब्रेथ प्राण नहीं है। तो फिर ब्रेथ का प्राण से क्या संबंध है? ब्रेथ प्राण का कैरियर है। कैरियर का मतलब ब्रेथ के द्वारा प्राण आपके शरीर में आता है।
अच्छा, केवल ब्रेथ के ही द्वारा आता है क्या? बोले नहीं, फूड के द्वारा भी, भोजन के द्वारा भी प्राण आपके शरीर में आता है। अच्छा, केवल ब्रेथ और भोजन के द्वारा ही आता है? बोले नहीं, जो वातावरण है उसकी जैसे परमाणु है उनके द्वारा भी प्राण आपके शरीर में आता है। जैसे कि आप किसी मंदिर में जाएं और किसी कसाई खाने में जाएं, तो कसाई खाने की जो प्राणिक एनर्जी वाइब्रेशन है वह आपको इन्फ्लुएंस करेगी, और किसी मंदिर में जाएं तो वह आपको इन्फ्लुएंस करेगी। तो वहां की जो एनर्जी है वह भी आपको आपके बॉडी में घुस रहा है। तो प्राण के क्या क्या साधन हैं? ब्रेथ है, फूड है और वातावरण है, एनवायरमेंट है। चौथा प्राण का क्या साधन है? विचार, मन। मन भी प्राण में कन्वर्ट होते रहता है और प्राण मन में कन्वर्ट होते रहता है। आपके जैसे विचार चलेंगे उस तरह की प्राणिक एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी, और आपके जिस तरह से प्राणिक एनर्जी बनेगी उस तरह के विचार आने शुरू हो जाएंगे। ये दोनों चीज है, ये म्यूचुअल है एक दूसरे से। प्राण का सबसे जो ग्रॉस और सबसे कॉमन एवरीडे एक्सपीरियंस प्राण का होता है, रेगुलर एक्सपीरियंस, वो है ब्रेथ, सांसें। उससे थोड़ा गहरा कौन सा है? भोजन। उससे थोड़ा गहरा कौन सा है? वातावरण। आपके इन्वायरमेंट में उस प्राण के एटम्स, उस तरह के प्राणिक एनर्जी भरी पड़ी है। आप कसाई खाने में जाते हैं तो एक तरह की अनुभूति होती है, आप मंदिर में जाते हैं तो एक तरह की अनुभूति होती है। गंगा स्नान करने पर जिसको गंगा के बारे में न भी मालूम हो उसको भी एक तरह की अनुभूति होती है। अच्छा, और उससे भी ज्यादा सटल है, सूक्ष्म है आपके विचार। जिस तरह के आपके विचार होते हैं उस तरह का प्राण की फोर्स बनना शुरू हो जाता है, और वाइसी वर्सा, जिस तरह का प्राण का फोर्स बनता है उस तरह के विचार बनने शुरू। तो ये तो आप समझ लिए कि प्राण कहाँ से आते हैं। अभी भी हम लोगों ने जो मूल प्रश्न है कि वस्तुतः प्राण क्या है, वहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे। अब हम आपको प्राण कैसे समझाएं, एग्जाम्पल देने से फंस जाता है। फिर भी आपको कुछ कुछ हम बताते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल्स जो है ना चीजों को बहुत अच्छी तरह समझा देता है, कभी कभी एग्जाम्पल जो है चीजों को और मुश्किल कर देता है। खैर, आप इलेक्ट्रिसिटी जो लोग जानते हैं, बिजली जानते हैं, वह यह जानते हैं कि तारों में बिजली दौड़ा करती है। ठीक, अब बिजली जो तार में दौड़ती है, और गहराई में अगर आप जाएंगे तो कहेंगे बिजली, तार में बिजली नहीं दौड़ती है, जो फिजिकल चीज तार में जो दौड़ती है वह है इलेक्ट्रॉन्स, वह तारों में दौड़ती है। लेकिन उसके भीतर में एक एनर्जी होती है, उसको कहते हैं प्राण। चलिए और एक एग्जांपल लीजिए। जिनको बिजली और तार के बारे में मालूम है उनको तो यह समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता रहा हूं। पानी आप गर्म करते हैं तो पानी की जो गर्मी होती है उसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी बढ़ गई है पानी की, तो उसके एटम्स में एक तरह की एनर्जी बढ़ जाती है जो उसको गर्मी महसूस होता है। तो जिस कारण से गर्मी महसूस होता है वह हो गया एनर्जी, वह हो गया प्राण का एक रूप। प्राण शब्द एनर्जी के साइनोनिमस आप कह सकते हैं। प्राण मीन्स एनर्जी। शरीर के मामले में प्राण क्या है? इट्स अ वाइटल एनर्जी। प्राण को हम लोग क्या कहते हैं कि एनर्जी है। हम लोग केवल वाइटल एनर्जी इसको नहीं कहते हैं। प्राण एनर्जी है, और वो जब शरीर में काम करता है तो वाइटल एनर्जी है। लेकिन जितनी भी एनर्जी है वह सब प्राण के ही रूप हैं। अब और देखिए तीसरे एग्जांपल से। कल मैंने बताया था कि हाथ में ये वाइब्रेशन टाइप की चीज होती है। आप थोड़ी सी सूक्ष्मता से विचार करेंगे
तो आपके हाथ में लगेगा कि कोई चीज ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट कर कौन चीज रहा है? मसल, ब्लड, स्किन। लेकिन जिस फोर्स के कारण वाइब्रेट कर रहा है वह है प्राण। अच्छा, और गहरे में आइए और एग्जाम्पल से समझिए। हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट होता है और हार्ट दिन रात ऐसे 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 पंप करते रहता है, और इसमें एक शक्ति होती है जिस शक्ति के कारण यह पंप करते रहता है। आजकल कहते हैं कि वह पंप करने की शक्ति कमजोर हो जाती है, तो डॉक्टर एक अलग से उसमें बैटरी लगा देते हैं, बैटरी टाइप की चीज, जिसको कहते हैं पेस मेकर। पेस मेकर वस्तुतः एक किस्म की बैटरी है जो इसको एक तरह की वाइब्रेशन देते रहती है और उससे हार्ट बीट करना शुरू कर देता है। तो यह जिस एनर्जी, पेस मेकर नहीं, पेस मेकर में जो एनर्जी होती है जिस कारण हार्ट कंटिन्यूअस बीट करते रहता है उसको कहते हैं प्राण। उसको हम लोग आयुर्वेद की भाषा में और वेदांत की भाषा में कहते हैं यहाँ पर एक नाड़ी होती है, पुरीतत नाड़ी, उस नाड़ी में प्राण रहता है और हमेशा वाइब्रेट करते रहता है। अच्छा, अब और आप देखिए, आप अपने से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं आदमी के शरीर में वो तो फिजिकल होते हैं, और न्यूरॉन्स में एक चीज फ्लो करती है, न्यूरॉन्स में एक चीज फ्लो करती है विच इज नॉट फिजिकल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वेव्स टाइप की चीज फ्लो करती है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में चली जाती है। या रीढ़ की हड्डी से में भी बहुत प्राण फ्लो करता है। बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी से जैसे आपको कांटा चुभ गया हाथ में, तो सोचते नहीं है कि हाथ हटाना है, अपने आप हाथ हट जाता है। तो रीढ़ की हड्डी से और रीढ़ के भीतर, हड्डी के भीतर से वो डायरेक्ट एक एक्शन हो जाता है, स्टिमुलाई तुरंत हो जाता है। तो जो न्यूरॉन्स में फ्लो करता है वह किस कारण, वह क्या फ्लो करता है? वह है प्राण। और रीढ़ की हड्डियों से जो एक वाइब्रेशंस जाता है वह है प्राण। अच्छा, और आपको अनुभव कराएं प्राण का। जब भय होता है तो क्या होता है? कुछ एक पूरे बॉडी में लगता है कि फैल गया है, तो जहां पर फैलता है वह तो है बॉडी, लेकिन जो चीज फैलता है वह है प्राण। प्राण फिजिकल नहीं है, प्राण भी कार्यानुमेय है। उसके इफेक्ट्स के द्वारा हमको पता चलता है कि यहां पर प्राण है। और देखिए प्राण का, हम लोग जो भी भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद सारा भोजन बन जाता है ग्लूकोज में, और भीतर में एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह ग्लूकोज टूट करके, सारा भोजन नहीं, भोजन का जो एनर्जी देने वाला हिस्सा है वह बदलता है ग्लूकोज में, और वह ग्लूकोज फिर वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि इतनी इसकी एटम्स टूटी, और ये टूटने के बाद ये एनटीपी नाम की कोई एनर्जी में बदल जाती है विच इज नॉट फिजिकल। हर एक सेल्स में जाकर के वो ग्लूकोज जो है टूट करके एनर्जी में बदलती है, और भी कुछ चीज में बदलती है, पानी में बदल जाता है कुछ हिस्सा उसका। बोले ये जो एनर्जी है वह है प्राण। आप जितने एनर्जी को समझेंगे उतने ही उतने आप प्राण को समझते चले जाएंगे। और एनर्जी किसी फिजिकल चीज में होती है या हो सकती है, एनर्जी फिजिकल नहीं होती है। तो एनर्जी कैसे, हमें एनर्जी को हम लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। वह जब किसी फिजिकल चीज के माध्यम से किसी रूप में मैनिफेस्ट होती है तब हम उसको हम लोग एनर्जी का अनुभव करते हैं। जैसे हीट एक एनर्जी है, साक्षात हीट आप नहीं, वो कोई पानी में या कोई बर्तन में या कोई लोहे में वह हीट एनर्जी जा करके जब हीट के रूप में मैनिफेस्ट करती है तब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। उसी तरह से प्राण वाइटल एनर्जी के रूप में आपके बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट करती है। और प्राण इतना महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, इसको समझिए कि हमारा ब्रेन जो है
यह दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरे यूनिवर्स का। ये जो 450 ग्राम का ब्रेन है, इसको वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और इसमें कितने करोड़ न्यूरॉन्स हैं या कितने अरब न्यूरॉन्स हैं, जिसके द्वारा ब्रेन में पूरे सिग्नल, मतलब तार है पूरा शरीर में बिछा हुआ, और उन तारों में प्राण फ्लो करता है। और जैसे जैसे प्राण फ्लो करता है वैसी वैसी सर्किट बन जाती है। सभी न्यूरॉन्स आपके दिमाग में एक साथ काम नहीं करते हैं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूरॉन्स एक साथ काम करने लगे तो मिर्गी हो जाएगी। जो मिर्गी होती है ना, उसके न्यूरॉन्स बहुत तेजी से फायर करने लगते हैं। तो ये न्यूरॉन्स मतलब हो गया पूरी बॉडी में बनी हुई तार, जिसके द्वारा प्राण पूरे बॉडी में फ्लो करता है। अब यहां पर क्या विशेषता है, आप यहां पर इसको ठीक से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फोन करके समझिएगा। जो न्यूरॉन्स हमारे यहाँ, हम आंखों से यह देखते हैं कि बिजली कैसे फ्लो करती है, तो जिधर जिधर से तार रहता है उधर उधर से बिजली फ्लो करती है। लेकिन न्यूरॉन्स के मामले में क्या है, पूरा बॉडी न्यूरॉन्स से भरा हुआ है, लेकिन सारे न्यूरॉन्स से वो नहीं फ्लो करती है, जरूरी नहीं। जैसे यहाँ भी एक न्यूरॉन्स है और इसके बगल में भी एक न्यूरॉन्स है और इसके भी बगल में एक न्यूरॉन्स है, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकती है करंट और यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। जैसे देखिए ये दो न्यूरॉन्स हैं और यहाँ से करंट इसमें भी आ सकती है और इस एक इससे देखिए, इससे करंट इसमें भी जा सकती है और इसमें भी जा सकती है। तो अब यह जिधर से करंट जाएगी, अगली करंट भी उधर से ही जाने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि फ्लो ऑफ प्राण जिस न्यूरॉन्स से होता है उसी तरह की सर्किट बन जाती है। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझें कि बरसात के दिनों में जब बारिश होती है और किसी खेत में बारिश हो जहां पर नाली आदि नहीं बना हुआ है, तो जिधर जिधर से पानी जाएगी उधर से ही नाली बन जाएगी। शहरों में तो जिधर नाली होगा उधर पानी बहेगा, लेकिन खेत में जहां पर नाली आदि नहीं बना हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ है, तो जिधर जिधर से पानी फ्लो करेगी वहीं वहीं पर गड्ढा बनाते हुए नाली का सिस्टम बना लेगा और उसी के हिसाब से उसमें पानी बहेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से आपके प्राण फ्लो करते हैं आपके बॉडी में, उसी तरह की नालियां, उसी तरह के सर्किट बन जाते हैं आपके बॉडी में। तो अगर आपके बॉडी में क्रोध का प्राण बहा, क्रोध भी प्राण का एक स्वरूप है, जितने विचार हैं वो सब प्राण के एक स्वरूप हैं। विचारों का है तो मानसिक, लेकिन उनका जो फ्लो होता है, उनकी जो ट्रांसमिटिंग होती है, उनका जो इफेक्ट बॉडी पे पता चलता है, वह प्राण के रूप में पता चलता है। तो जिस तरह के विचार आपके फ्लो करेंगे बॉडी में, उस तरह की सर्किट बन जाएगी बॉडी में। सर्किट बन जाएगा मतलब जैसे पानी बरसे और बारिश की पानी जिधर से फ्लो करेगी उसी तरह से नालियां बन जाएगी। आगे बार जब भी पानी बढ़ेगा तो उसी तरफ से बढ़ेगी, उसी तरह से पानी बहेगी। उसी तरह से जब भी आप क्रोध करते हैं, एक एग्जाम्पल लीजिए, तो आपके बॉडी में क्रोध की सर्किट थोड़ी बन गई, अगली बार क्रोध किया फिर से क्रोध की सर्किट और गहरी हो गई, थोड़ा सा उसका गड्ढा जो है और ज्यादा गहरा हो गया और ज्यादा गहरा हो गया। अब धीरे धीरे जब भी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब जब भी बारिश होगा तो वह क्रोध के रूप में ही बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्रोध वाली सर्किट बन चुकी है। किसी को लोभ का सर्किट बना हुआ है तो लोभ की ही सर्किट उसकी बनने लगेगी। अब जितने भी एडिक्शंस हैं ये सब प्राण के फ्लो के ही एक कारण हैं। जो शराब पीता है एडिक्टेड है,
पीने का। वह जब शराब पीता है तो उसके बॉडी में शराब के कारण, शराब नहीं, शराब के कारण एक तरह की सर्किट बनी हुई है, उस सर्किट में प्राण फ्लो करना शुरू कर देता है। आप जब पीते हैं वो एक अनुभव होता है ना, कि एक बताते हैं नशा जैसा चढ़ रहा है, पता चलता है, बॉडी में पता चलता है। क्या होता है, बॉडी में उस तरह के जो प्राण के फ्लो का सर्किट बना हुआ है, उस सर्किट में प्राण फ्लो करने लगता है। वो जो नालियां बनी हुई है उसमें प्राण फ्लो करने लगता है। और जो एडिक्टेड है उसको बार बार उसी सर्किट में प्राण चाहिए, उसी सर्किट में प्राण चाहिए, उसी सर्किट में एनर्जी चाहिए। और अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो लो फील करेगा, दुखी फील करेगा, परेशान फील करेगा, एंग्जियस फील करेगा। ये सब के सब प्राण डिस्टर्ब होने के लक्षण हैं। कोई बेमतलब से एंग्जियस रहता है, इसका मतलब है प्राण का जो एक सर्किट बन गया है, सर्किट मतलब प्राण के फ्लो करने के रास्ते जो बने हुए हैं। जिस तरह बारिश में पानी बरसने से नालियां बन जाती है, उसी तरह से उसके बॉडी में प्राण का फ्लो करते करते सर्किट बन गया है, नालियां बन गई है। अब उसको एंजाइटी की नालियां बनी हुई है। उसको कितना भी समझा दीजिए कि एंजाइटी मत करो, वो कुछ मत करो, वो मानेगा नहीं, वो बेबस है। तो समझने से वो सर्किट दूर नहीं होगी। वेदांत खूब पढ़ते रहिए, मेंटली समझ जाएंगे, वो सर्किट दूर नहीं होगी। इसीलिए जो हम लोगों की साधना पद्धति है उसमें वेदांत में भी प्राण को बहुत महत्व दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत प्राण क्या चीज है। आप देखते होंगे कि एक कोई आदमी है, सब बात बहुत अच्छा समझता है कि दुनिया झूठी है, फलाना है, ठिकाना है, और एक मिनट के लिए मेट्रो छूटने लगा तो एकदम परेशान हो जाएगा। अरे मेट्रो छूट जाएगा, अरे छूट जाएगा, दूसरी मेट्रो ले लेंगे, क्या दिक्कत है। स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे थे, अमेरिका में थे, और उनके साथ में 5-10 लोग थे, और कहीं से ट्रेन पकड़नी थी या कोई चीज पकड़नी थी। तो लोगों ने कहा जल्दी चलिए स्वामी जी, जल्दी चलिए। बोले क्यों? तो ट्रेन छूट जाएगी। बोले दूसरी पकड़ लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो फिर बोले कैसा, कैसे आप ऐसे कैसे? बोले हम लोग इन्फिनिटी में रहते हैं, एक ट्रेन छूट जाएगी, दूसरी पकड़ लेंगे। तो उनको समझ में ही नहीं आया कि ट्रेन छूट जाएगी, छूट जाना को आदमी इतनी इजीली ले रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का एकदम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेन छूट जाना ही चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये घबराहट होती है, यह भी प्राण के सर्किट का एक सिस्टम बना हुआ है। एक कहानी आपको सुना दूं, ये मनोविज्ञान की में ये कहानी चलती है कि एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट था, और एक कोई व्यक्ति था। तो उस आदमी को यह बीमारी हो गई कि मुझे मुर्गा खा जाएगा, चिकन मुझे खा जाएगा, काट लेगा, मुझे निगल जाएगा, कबलित कर लेगा। तो वह इस बात से एक ऐसी फोबिया उसको हो गई कि चिकन मुझे खा जाएगा, चिकन मुझे खा जाएगा, कि घर से निकले नहीं, पता नहीं कब कहां पर मुर्गा मुझे मिल जाए और मुर्गा मुझे खा जाए। उस कारण से उसके डे टू डे लाइफ प्रभावित होने लगे, उसकी जॉब छूट गई, सारे दिक्कत उसको होने लगे। तो उसके घर वाले उसको साइकोलॉजिस्ट के पास में ले गए दिखवाने के लिए कि भाई कुछ तो इसका ठीक हो। तो उसको दिखवाए, तो साइकोलॉजिस्ट उसको पीपीटी और जूम वेबिनार करके और सारा चीज करके जो भी है सब समझाया कि देखो भाई मुर्गा जो है, मुर्गा को देखो, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गा को खाते हैं और मुर्गा आदमी को नहीं खाता है। और ये देख लो मुर्गे की मुंह की साइज इतनी बड़ी है और मनुष्य का शरीर इतना बड़ा है। तो लॉजिकली यह संभव नहीं है कि मुर्गा आदमी को खाएगा। आदमी ही कुछ ऐसे दुष्ट होते हैं कि मुर्गा को खा जाते हैं। तो तुम डरो मत। समझ गए भाई? बोले हाँ हाँ समझ गए, अब मुझे समझ में आया कि मुर्गा आदमी को नहीं खा सकता। साइकोलॉजिस्ट का ऑफिस 2nd फ्लोर पे था, और वो फिर उसको टेस्ट भी करना था, तो अपने कंपाउंडर को तब तक उसको मालूम था क्या करना होता है, इशारा भी कर दिया। जब वो छत से सीढ़ियों से उतरने लगा तो उसके कंपाउंडर ने क्या किया कि एक मुर्गा छोड़ दिया।
अब बस मुर्गे को देख करके वह आदमी जो है सो खूब जोर से लगा चिल्लाने और भागा और साइकोलॉजिस्ट के कमरे में घुस करके उसके टेबल पे चढ़ के उसको पकड़ लिया, सर 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 मुर्गा मुर्गा। वो माथा पकड़ लिया, अरे तुमको सब समझा दिया कि मुर्गा आदमी को खाता है, आदमी मुर्गे को नहीं खाता है, तुम सब समझ लिया, फिर क्यों डरता है? तो बोला साहब सब बात ठीक है, मैं समझ गया कि मुर्गा आदमी को नहीं खाता है, यह बात मुर्गा थोड़े समझा है कि आदमी को खाना है कि नहीं खाना है। वो खा ही डाले तब। कि आज तो ये क्या है, उसके दिमाग में सर्किट बन गई है। जितनी भी आदतें होती है, जितनी भी एडिक्शंस होते हैं, वह क्या है, दिमाग की सर्किट बन गई है, वो छूटती नहीं है जल्दी। ये संस्कार और संस्कार फिर बन जाते हैं बाद में। हाँ, संस्कार भी हैं, संस्कार मानसिक हैं, लेकिन उस संस्कारों के कारण आपकी एनर्जी बॉडी में एक सर्किट्स बन जाती है। संस्कार हो गए बारिश की पानी, और प्राण हो गया, संस्कार हो गया बारिश का पानी फुल स्टॉक, या कर्म हो गए फुल स्टॉक, उसकी जो पानी गिरा जमीन पर वह हो गया प्राण। और उस प्राण के कारण बॉडी के न्यूरॉन्स में जो सर्किट बन जाते हैं वह हो गई नालियां। बारिश में आप देखे होंगे अपने गार्डन में या कहीं भी जहां खुली जगह होती है, बारिश का पानी पड़ा तो पानी जो है ना, एक एक पतली 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 नालियां बना करके बहने लगती है, और जिधर से बहती हैं उधर गड्ढा होने लगता है, और फिर बाकी पानी जो आएगा वह उसी के तरह से बहने लगेगा। तो प्राण क्या है ना कि पानी हुआ, और ये क्या हुआ कि वो सर्किट बन गया, और उस सर्किट में पूरा का पूरा ये मामला, मतलब ये जो नालियां जो बन गई उसी में प्राण फ्लो करता है। उसकी जब भी एनर्जी हाई होगी तो वो उसी में फ्लो करेगा। जी आदित्य जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। यदि हम कर्मों को पानी के जैसे समझें, हाँ। और कर्म गिर रहे हैं इस लाइफ में, तो नालियां तो इसका मतलब प्रारब्ध में पहले ही बनी हुई हैं, पहले तो पानी बनी वहीं हुई। बहेगा। हाँ, वहीं बहेगा, वो बड़ी नालियां हुई, वो बड़ी नालियां हुई, बट छोटी छोटी नालियां बनते रहती है। नहीं, वो तो नहीं बन रही हैं, जो हाँ। पुरानी बनी हुई हैं कई जन्मों की या संस्कारों की, जैसे एक समझ में आ रहा है, तो ये तो फिर उसी नाली में बहेंगी। तो आप, ये प्राण तो बेबस हो गया उन्हीं नालियों में बहने के लिए। बेबस है, मोटी मोटी चीजों के मामले में बेबस है प्राण। दरवाजा दिखाओ, दरवाजा। तो उसको भरेंगे कैसे? हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। जो तो ये नालियों को भरेंगे कैसे, ये बेबसी को दूर कैसे किया जाए? हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। जो मंत्र साधना है, जो जप है, वह सबसे अच्छा तरीका है इसके लिए। प्राण को व्यवस्थित करने के लिए जप जो है वो बहुत अच्छा तरीका है। और विपस्सना भी जो करते हैं लोग, वह भी प्राण को, वह भी एक्चुअली में जिन लोगों ने विपस्सना की है, वो गोयनका जी वाले, तो भगवान बुद्ध भी इस चीज को पकड़े कि ये जो बॉडी में संवेदना हो रही है, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वह प्राण के फ्लो के कारण हो रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि उन पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। रिएक्ट करना बंद कर दीजिए मतलब पानी गिराना बंद कर दीजिए। अपने आप जो है वो नालियां जो है धीरे 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 धीरे, वो उसका स्वभाव है, पानी बरसना बंद हो जाए तो कुछ समय में नालियां अपने आप भर जाती हैं, वो वायु से, धूल से, कैसे भी आकर के वो भर जाती है। ये सब तरीके हैं इसके। जप से क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक तरह की वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं, और उस वाइब्रेशन के उत्पन्न करने के कारण बाकी ये जितने वाइब्रेशंस हैं वो धीरे 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 कमजोर पड़ने लगते हैं। वो एक्टिव होते हैं, एक तरफ आपके जप की वाइब्रेशन चल रही है, और पहले पहले तो ये होता नहीं है कि बाकी सारे वाइब्रेशंस रुक जाएंगे, बाकी सारे थॉट्स रुक जाएंगे। वो थॉट्स भी चलते रहते हैं, और ये आपके जप वाला भी थॉट चलते रहता है, वो वाइब्रेशन भी चलता रहता है, और ये जप का भी वाइब्रेशन चलते रहता है। फिर क्या होता है, उसमें एक तरह की जैसे घाव हो गया ना, उसको आपने छोड़ दिया तो अपने आप वो हीलिंग होने लगता है उसकी। उसी तरह से आप जब जप के माध्यम से अथवा
माइंडफुलनेस के माध्यम से उस पर आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, उस प्राण के सर्किट में आप और भी पानी डालना बंद कर देते हैं, उन नालियों में जब पानी डालना आप बंद कर देते हैं तो वह सर्किट्स जो है अपने आप धीरे 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 जैसे हील होने लगते हैं, भरने लगते हैं, तो वो गड्ढा जो है कमजोर होने लगता है। ये सारे उपाय हैं भरने की। अब जैसे जब आप कर रहे हैं और कोई बच्चा आपको दुखी कर रहा है, घर का बच्चा है और वो डिस्टर्ब कर रहा है, और पहले क्या होता था, आप जो करते थे उससे आप डिस्टर्ब होकर के और एकदम से गुस्सा हो जाते थे। अब आप जप चल रहा है, राम राम चल रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। अब आपने एक बार पहले दिन गुस्सा आ जाएंगे, दूसरे दिन सोचेंगे कि नहीं गुस्साते हैं, मतलब इन द एक्शन नहीं आएगा, मेंटली गुस्सा चल रहा है। अब आप राम राम कर रहे हैं तो उसको फिजिकली नहीं किया, गुस्सा को मेंटली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो वह गुस्सा की पावर जो है ना कुछ कमजोर हो जाती है। गुस्सा की जो सर्किट बनी हुई है वह कुछ कमजोर हो जाती है। गुस्सा के फ्लो करने की जो नाली बनी हुई है वह कुछ भर जाती है। गुस्सा का जो घाव है वह कुछ हील हो जाता है। इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप उस सर्किट में पानी देना बंद कर दीजिए, उस नाली में पानी डालना बंद कर दीजिए। और उसका उपाय क्या है? दो उपाय है। या तो आप कोई एक ऐसा काम करने लगिए कंटिन्यूअस जो कि आपको पानी डालने में बंद करे, मतलब आप अपनी पूरी एनर्जी उस चीज में डाल रहे हैं, जैसे मंत्र जप। तो मंत्र जप में क्या है, अब आपकी पानी डालने की जो आदत है वो ऑटोमेटिक है, वह आप अब उस नाली में नहीं डाल करके आप एक नई सर्किट बना रहे हैं, उस जप में डाल दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरे ये सारे जितने भी तरीके हैं माइंडफुलनेस वाले, उसमें क्या होता है कि आप कुछ नया काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन माइंडफुल होने के साथ ही आप रिएक्शन बंद कर देते हैं। तो रिएक्शन बंद करने के कारण उस नाली में पानी डलना बंद हो जाता है, वो अपने आप हील होना शुरू हो जाता है। दो ही तरीके हैं। दोनों तरीकों में सूक्ष्म अंतर क्या है कि एक तो तरीका है जिसमें आप कुछ अन्य काम करके पानी डालना बंद कर देते हैं, चाहे वह जप हो या कुछ कंसंट्रेट करना हो, अथवा बिना कोई काम करके, जो माइंडफुलनेस की तरीका है, अवेयर होने का तरीका है, उसमें आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अवेयर हो जाते हैं और वो सर्किट्स भरने शुरू हो जाते हैं। इन दोनों में पहला तरीका आसान है, जप करना और ये सब करना आसान है, क्योंकि आपकी आदत तो बनी हुई है कुछ ना कुछ करने की। तो सीधे आप चाहेंगे कि हम माइंडफुल हो जाएं, सीधे आप चाहेंगे कि हम उसको साक्षात देख लें, तो हो नहीं पा सकता है। आप उसमें यू कैन एंड अप गिविंग अप मोर वाटर टू इट। मतलब कि आप कोशिश करेंगे कि मैं अपने क्रोध के सर्किट में पानी न डालूं, लेकिन वह आप अनकॉन्शियसली पानी डालना शुरू कर देंगे। लेकिन जप में क्या होगा कि आप चूंकि यू आर टेकिंग सम अदर एक्शन देन क्रोध करना, तो वह करना आसान है, या ब्रेथ पे फोकस करना आसान है कि आप कोई एक्शन लेकर के जो आपका कॉन्टिन्यूअस अनकॉन्शियस एक्शन चल रहा है उसको आप जीतना चाह रहे हैं। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट माइंडफुल होना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग यह जो क्रोध का सर्किट चले जा रहा है, लोभ का सर्किट चले जा रहा है, काम का सर्किट चले जा रहा है, वह इतना पावरफुल होता है कि आपको शक कर लेता है, आप उसके साथ में आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आप अपने को रोक नहीं पाते हैं, आप उसी में घुल मिल जाते हैं। तो यह तरीका जो है थोड़ा कठिन है। अच्छा, जप का तरीका स्लो है, ये भी बात है, और अवेयर होने का तरीका फास्ट है, ये भी बात है। ये सब चीज आप जब करेंगे तो अपने अनुभव से आपको पता चलेगा। जब आप करते हैं तो ये हीलिंग बहुत स्लोली होता है, लेकिन होता है, श्योर शॉट होता है। माइंडफुलनेस में क्या है कि हीलिंग जब होगी तो बहुत फास्ट होगी, ये सर्किट्स जो रुकेंगे वो बहुत फास्ट रुकेंगे। लेकिन अगर आपको उसने शक इन कर लिया
अगर आप उसके साथ में आइडेंटिफाई हो गए, अगर आप क्रोध करने के ऑब्जर्वर की जगह और भी क्रोध में डूब गए, तो वह बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी होने लगता है। इसीलिए बहुत सारे माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस करने वाले लोग जिन्होंने कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस नहीं की, जप करना अथवा सांस पर ध्यान दे करके कंसंट्रेट करना, उनकी लाइफ बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाती है। वो पूरी की पूरी उनकी जो है ना अनकॉन्शियस, वो कम होने के बजाय और ज्यादा हो जाता है। तो ये दोनों सावधानी आपको रखनी। अब प्राण के संबंध में कोई और भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग ये 2 श्लोक पढ़ करके आज का खत्म करेंगे। कर्मेंद्रिय ही पंचभिरंजितो यम प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवान अन्नमयो अन्नपूर्णः प्रवर्तते असौ सकल क्रियासु। क्या करें? कर्मेंद्रिय है पंचभी अंजितो अयम। यह जो प्राणमय कोश है, इसमें क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं और उसके साथ में प्राण को, प्राण का मतलब प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, देवदत्त, कृकल, धनंजय, कुर्म, नाग, ये सब हम बताएंगे, कल बताएंगे, आज लेट हो गया है। ये सब प्राण के फंक्शन हैं। तो ये जो प्राण के साथ में कर्मेंद्रियों को लेकर के यह प्राणमय कोश है। ये नात्मवान अन्नमयो अन्नपूर्णा। और इस प्राण से तृप्त होकर के अन्नमय कोश सभी कर्मों में प्रवृत्त होता है। यह अन्नमय कोश को कौन तृप्त करता है? प्राणमय कोश। प्राण अन्न में रहता है, अन्नमय कोश को तृप्त करता है। जिस तरह से बिजली जो है वह तार में रहती है, तो तार क्या हो गया? अन्नमय कोश, और उसमें जो बिजली फ्लो करती है वह हो गया प्राण। तो बोला यह प्राण क्या है? अन्नमय कोश को तृप्त करता है, और तृप्त करके इस अन्नमय कोश को, इस बॉडी को सकल क्रियाओं में, सभी चीजों में प्रवृत्त करता है। अब आगे बताएंगे। नैवात्ममापि प्राणमय वायु विकारो गंता गंता वायुवद अंतर बहिरेशा यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्ति इष्टम अनिष्टम स्वम वा अन्यम वा किंचन नित्यम परतंत्र। इतना तो प्राण का महत्व हो गया। अब आपको आगे बता रहे हैं कि यह जो प्राणमय कोश है यह आत्मा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु नहीं है, वायु का विकार है। मैंने बताया ना कि प्राण का सबसे ग्रॉस और सबसे मुख्य साधन क्या है? वायु। फिर क्या है? फूड। फिर क्या है? विचार, और बीच में इन्वायरमेंट। 4 चीज हैं। तो जो मुख्य साधन है प्राण का वह है वायु। तो ये क्या कर रहे हैं? प्राणमय वायु विकारः। प्राण जो है यह वायु का विकार है। इट कम्स फ्रॉम ब्रेथ। ब्रेथ इज अ मीडियम थ्रू व्हिच प्राण कम्स, लेकिन विकार है। और आत्मा किसी का विकार नहीं होती है। ये कैसे आती है? गंता आगंता वायुवद अंतर वही ऐसा। जिस तरह से वायु आती और जाती है, उसी तरह से प्राण शरीर में आता है और जाता है। कब आता जाता है? मृत्यु के समय में चला जाता है, और जिस समय में जीव जीवित रहता है उस समय में रहता है। वायु के साथ में आता जाता नहीं है प्राण। वायु प्राण को कभी इनरिच करती है, कभी डिक्रीज करती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन प्राण बॉडी में उसी तरह से आता जाता है जैसे वायु आता जाता है। तो वायु कब आता जाता है? मोमेंट टू मोमेंट आता जाता है। अब प्राण कब आता जाता है? मृत्यु के समय में चला जाता है, और जीव जब जीव धारण करता है तो आ जाता है। ठीक है? वायु जैसा आता जाता है, वायु के साथ नहीं आता जाता। यस्मात् जी, हाँ, जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो जो मोमेंट्री पॉज होता है उसको कभी कभी डेथ बोल देते हैं।
तो वायु सांस के साथ ही आती है, सांस के साथ जाती है, तो एक छोटा नैनो सेकंड होता है, उसमें वो नहीं रहती बॉडी में, नहीं रहती, नहीं रहती। समय में समान वायु प्रकट हो जाती है, समान प्राण। प्राण हुआ जो वायु भी, प्राण के भी 5 भेद हैं। एक जो भीतर गया उसको प्राण बोलते हैं, और जो यहाँ की वायु है उसको अपान बोलते हैं। वायु मत कहिए, जो एनर्जी है, वायु उसका मीडियम है। तो जो प्राण आपने ब्रेथ लिया और ब्रेथ जब छोड़ा, उसके बीच में जो गैप है ना, वो गैप की बहुत चर्चा है। वो जब विज्ञान भैरव हम लोग अब शुरू करने वाले हैं तब आपको बताएंगे। उस गैप में बड़ा रहस्य है, एनर्जी का बहुत बड़ा रहस्य उसमें छुपा हुआ है। वो 1 सेकंड के लिए डेथ कह लीजिए कि मन ही खत्म हो जाता है उस समय के। इफ यू आर अवेयर ऑफ द गैप इन द थॉट, इन द ब्रीथ, ब्रीथ आया, रुक गया, फिर ब्रीथ छोड़ा, छोड़ते छोड़ते रुक गया, उसका जो गैप है, उसमें जो एक साइलेंस है, वो बहुत विचित्र चीज है। उसमें भी प्राण का वो बड़ा खेल होता है, जो सब हम आपको कल जब प्राण का पूरा कितने प्राण होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है वो समझाएंगे तो आ जाएगा। आज टेक्स्ट कल नहीं, सोमवार। यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्ति इष्टम अनिष्टम। अब ये प्राण के ड्रॉबैक्स दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? तो प्राण जो होता है कि कोई भी चीज अपना, प्राण डजंट हैव अ थॉट, थॉट नहीं होता है प्राण को। तो प्राण एनालाइज नहीं कर सकता है कि क्या चीज मेरे लिए अच्छा है, क्या चीज मेरे लिए बुरा है। जब गुस्सा की एनर्जी आती है तो वो अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता, तो चल देता है। प्राण की जो एनर्जी की जो फ्लो होती है, अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, यह सब मन सोचता है, प्राण नहीं सोचता है। तो वही कह रहे हैं, यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्ति इष्टम अनिष्टम स्वं वा अन्यम वा किंचन नित्यम परतंत्र। और अपना पराया भी प्राण नहीं समझती है। तो प्राण यह नहीं समझती है कि अब मेरा शरीर है तो गर्दन कट गया तो इसको छोड़ के मत जाओ, या उंगली कट गई तो इसको छोड़ के मेरा शरीर है, मैं इस शरीर में रहता हूं। नहीं, जब भी प्राण के बढ़ने का फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो होगी, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा तो छोड़ के चली जाएगी। प्राण को जरा भी दया नहीं आता है कि इस बॉडी को छोड़ करके मैं इतने दिनों तक इस बॉडी में रहा हूं। एकदम निर्दयी होता है प्राण, ये बताना चाह रहे हैं। आप देखो ना, सांस के रूप में प्राण आता है, या हार्ट बीट के रूप में प्राण वाइब्रेट कर रहा है, ब्रेन के वाइब्रेशंस के रूप में। जब हार्ट में कोई दिक्कत हो गया तो क्या है, हार्ट में जो वो प्राण जो काम कर रहा है वो बंद हो जाता है। तो प्राण को सोचना चाहिए ना कि भाई इस हार्ट में मैं रहता हूं, मैं इसको चलाऊं, नहीं सोच पाता है। वही करें, इष्टम अनिष्टम स्वम वा अन्यम वा, अपना है कि पराया है नहीं सोचता। हम लोग प्राण को कितना प्यार करते हैं, ये एक तरफा लव अफेयर है। प्राण ऐसा निर्दयी कि जिस शरीर में रहता है उसमें उसको जरा भी दिक्कत हुआ छोड़ करके चला जाता है। और हम लोग प्राण कहते हैं, प्राण सा कोई अटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं है कोई भी। प्राण को कोई उसको समझ ही नहीं है कि अपना है कि पराया हो। तो जिस तरह से एक बम है, उसको लगा दिया, वो अगर फूट गया तो जो उसको बनाया है उसको भी नाश कर देगा। मतलब इससे ऑटोमेटिक थिंग, एनर्जी ऑटो, बिजली है ना, बिजली को आपने निर्माण किया तो थोड़े सोचेगा कि हम इससे, उसको तो आप कोई भी छू दे उस करंट मार देगा। गर्म पानी है, गर्मी है पानी में, या लोहे का कोई चीज है वो बहुत गर्म है, उसको जिसने गर्म किया, जिसने उसको पूरा उत्पन्न किया, उस लोहे की भट्टी हो, कोयले की भट्टी हो, उसी ने उसको बनाया है। वो भी आदमी उसमें गिर जाए तो मर करके खत्म हो जाएगा। वो थोड़े सोचेगा कि ये मेरा निर्माता है, इसको मत जलाओ। उसी तरह प्राण है, वही कह रहे हैं कि स्वं वा अन्यम वा किंचन न, वो कुछ नहीं समझती है कि मेरा है। कि जो भी हार्ट में थोड़ा भी दिक्कत हुआ, प्राण के लिए अनफेवरेबल हुआ, प्राण छोड़ के चल देगी। मन ब्रेन पे शायद
आदित्य जी शायद इसीलिए कहते हैं कि मंदिर रूपी जो शरीर है हाँ, उसको अच्छा रखो, खराब मत करो, मत करो। क्योंकि प्राण चलता रहेगा तो आपका आगे का जो ध्यान है ठीक चलेगा। बाकी सारा चीज चलेगा। प्राण डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो आप कितना भी इंटेलेक्चुअली समझ लीजिए सारी चीजों को, लेकिन वो सर्किट तो कुछ और बनी हुई है, उसी हिसाब से चलेगी। इसीलिए प्राण का कल हम लोग अच्छा से और समझेंगे, कितने तरह के प्राण होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, फिर आपको समझ में आएगा कि प्राण, और फिर कौन कौन सी नाड़ियाँ होती है, कौन कौन से प्राण के जो गुच्छे होते हैं। कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर बहुत सारे सर्किट मिल जाते हैं, पुरीटत नाड़ी, कूर्म नाड़ी, और उसको समझ करके फिर आपको समझ में आएगा कि जब क्रोध, किसी को क्रोध होता है, ऐसे 6 चक्र आप लोग जानते हैं। एक होता है महामणिपुर चक्र, अगर माँ के गर्भ में बच्चे को कष्ट हुआ है, सबसे गंभीर चक्र होता है महामणिपुर। नाभि और मणिपुर, नाभि हो गया और इसके बीच में होता है, और उसमें ऐसा भय, भय का जो होता है नाभि से 4 अंगुल नीचे वाली जगह, जो एकदम से महामणिपुर कहते हैं ना, कि जब ज्ञान होने लगता है उस समय का भय होता है। ये सब हम कल बताएंगे सोमवार। तो यह कुछ भी नहीं समझता है और परतंत्र है। परतंत्र क्यों है? कि फेवरेबल कंडीशन होगा तो प्राण रहेगा, फेवरेबल कंडीशन इसके लिए नहीं होगा तो प्राण नहीं रहेगा। अजीर जी हाथ उठाए हैं जी। हेलो सर, फालिस मारना भी प्राण की कमी है क्या? कौन सा? फालिस मारना मतलब कि पैरालिसिस होना किसी अंग में, हाँ, क्या ये उस अंग में प्राण की कमी होता है? प्राण की गड़बड़ी से, वही ये बताए हैं कि वो जो जितना भी शरीर का वो प्रवर्तन होता है वह प्राण के द्वारा ही होता है। वही बात मैं बोलना ये चाह रहा था। ये जो पैरालिसिस है वह एक तरह से प्राण का वहां पर सर्किट, वो फिजिकली कोई चीज नहीं गड़बड़ाया। प्राण समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है पैरालिसिस। फिजिकली कोई चीज नहीं गड़बड़ाया और मेंटली जो है सो वो गड़बड़ हो गया है, एनर्जी उसकी सर्किट गड़बड़ाई है तो प्राण जाना बंद हो गया है। तो सर इसको मतलब कि बैलेंस भी किया जा सकता है ना? मतलब कि अगर किया जा सकता है, अगर वो इच्छा शक्ति मजबूत हो तो। हाँ, उसी से होता ही है ज्यादा। जी जी जी, ठीक है। अगर प्राण, देखिए प्राण की पैरालिसिस का 2 कारण हो सकता है। अगर फिजिकल चोट लग गया है तो मतलब वो तार गड़बड़ा गया है, तो तार गड़बड़ा जाएगा तो भी प्राण नहीं जाएगा, क्योंकि तार के ही द्वारा बिजली फ्लो करती है। और बिजली गड़बड़ा जाएगी तो भी काम नहीं बनेगा, तो देखना होता है। जी 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 जी, जी, MRI। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। आदित्य जी। जी हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ मैं अजीत जी। आदित्य जी। जी हाँ हाँ, अच्छा, ये जब प्राण की बात करते हैं, जब हम जो ब्रीदिंग या ब्रेथ है वो एक कैरियर है, हाँ, लेकिन वो अपने आप में प्राण नहीं है। वो अपने आप में प्राण नहीं। फूड जो जब हम खाना खा रहे हैं, फूड में बी द कैरियर, बट फूड इटसेल्फ इज नॉट प्राणा। उसी तरह विचार जो है वो भी कई लोग कहते हैं कि वो मटेरियल है, लेकिन उसमें आप कह रहे हैं कि प्राणा है। तो अगर ब्रेथ में प्राणा है तो वो ब्रेथ से भिन्न है। It is other than the breathing. It's completely other than the breathing. Okay. Completely other than the breathing. So if it is so, then what is the source of that energy? It's everywhere. We do not have a source of its energy. It's everywhere. Universe is full of prana. How that प्राणा इज कन्वर्टेड इनटू वाइटल एनर्जी। ब्रीथ में अगर प्राण होता, अगर हवा में प्राण होता तो ग्लास में भी हवा भरा हुआ है। सो इट्स द एयर इज नॉट कैरिंग प्राणा। दिस that is right. Has some mechanism which extracts prana from that air. अगर इस मैकेनिज्म को बदल दिया जाए तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर से प्राण वो निकाल ले। So everything material is full of प्राण। दुनिया की जितनी चीजें हैं वह प्राण से भरी हुई हैं। अब किसी कौन सी मैकेनिज्म है उसके हिसाब से प्राण एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जैसे
हम लोग हवा से या तो उसमें हेलो हाँ हाँ सुन रहा हूँ हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो अगर ये अलग है, जैसे ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जो है वो, अब एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो चीज इस ब्रीदिंग को मूव करा रहा है वो प्राणा है। होगा ही। You know, the breath is always moving and there is something behind the breathing which is making it move. So they say that it's a prana. So now the question is that what is the source of that prana? अच्छा, जब एनर्जी की बात करते हैं, like I read Swami Rama, who is saying that the first unit of energy, whatever has come in this cosmos, that is the prana. Exactly. That is a kind of prana, that's the primordially it has been there. So one way is that yes, I think it has been primordially there right from the beginning of the creation. It's there everywhere. But then there has to be source of any energy. Yeah. Because the energy is always the outcome of something. It can be solar energy, it can be hydro energy, it can be nuclear energy, it can be thermal energy. So yes, please continue. Yeah, so I'm trying to understand that when we are saying that the prana, it is the energy and it is everywhere in everything. So what is that energy? Is there separate source of that energy? Yes. I don't know whether I made my question clear. Yeah, I understood your question and yeah, yes, very clear. आदित्य जी, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, एंड ऑक्सीजन एंड प्राणा में कुछ फर्क है क्या? ऑक्सीजन तो फिजिकल चीज है। Yeah, that's very clear. Oxygen and prana very clear. Because in case the body is dead and in case we inject oxygen, the dead body will not come alive. But the prana has to be there to keep the body alive. So there is definitely a difference between oxygen and the prana. That's very clear. जो ये कोशास जो हैं, they are part of the mind body equipment for other experience. Therefore, they are objects of our experience. ये कह सकते हैं. They are separate from the subject. Yeah, it's like that. क्या? Yeah, ऐसे कह सकते हैं. हाँ. तो कोशा जो है वो भी माया में ही है. हाँ, सारे. They are part of the objects of our experience, and therefore separate from the. सारे कोश जो है ना, वो माया के ही राज्य में है. माया के ही है. तो जो साक्षी है, साक्षी से भिन्न अभिन्न है. Separate from the sakshi, the witness of the mind, body, and the koshas are the objects. So to that extent, we are clear. First we have to begin with being witness, sakshi, लेकिन बाद में साक्षी भी तिरोहित हो जाता है. Yes. Then the observer and observe के बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाना चाहिए. वो भी बिल्कुल सही. But this is भी वैसे ही है. This is the process. process. होते हैं वो भी वैसे. हाँ. सत्य बॉडी के होते हैं. आवाज कट रही है. कोशास आर अच्छा ठीक है. आवाज कट रही है. जी. मैं यही कह रहा था. जी. ठीक है. नहीं, आप ठीक है तो अभी नहीं सुनाई दे रहा तो बाद में बात कर लेंगे. हाँ, वो भी कर सकते हैं. हेलो. हाँ. You may write the question in the chat. I will just see it. If it is. आदित्य जी, एक बहुत छोटा क्वेश्चन है. जैसे फूड में भी प्राणा होते हैं. हाँ.
फूड में भी प्राणा होते हैं, जैसे कहते हैं कद्दू काशी फल में सबसे ज्यादा हाई प्राणा है आयुर्वेदा के हिसाब से, आयुर्वेदा ईटिंग के हिसाब से। सॉरी मैं सीनियर चल रही थी। हाँ, तो वो कहते हैं उसमें भी प्राणा है। और जब कुकिंग करते हैं तो 45 मिनट्स के अंदर अगर हम भोजन को नहीं खाते हैं तो प्राणा चले जाते हैं। I mean, चला नहीं जाता। ये बात कहाँ तक सच है? और या उसने हमको सॉरी कमजोर होने लगता है, सुनाई नहीं दिया, सॉरी। कमजोर होने लगता है, प्राणा स्टार्ट्स टू गेट डिसिपेटेड। नहीं कैसे? हाँ, तो वो राजस्विक फूड भी तामसिक बन जाता है अगर 2-3 तक फ्रिज में रखा जाए, कुंभला जाए, तो बोलेंगे बासी हो जाए। तो प्राण जो प्राण है तो वो सूक्ष्म शरीर तक ही सीमित रहता है। क्या ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों जो हैं सूक्ष्म शरीर के कंपोनेंट्स हैं। बिल्कुल सही है। तो अन्नमय कोश जो है स्थूल शरीर है और आनंदमय कोश जो है वो कारण शरीर। And therefore they are the part of the mind body and therefore they are objects of experience. Exactly. Separate from the witness. There are so many fascinations about the prana. और ये प्राणमय बॉडी है और ये एनर्जी की सर्किट है। We don't want to go into that because that's वो है ना चक्रों का वो है। What we want that जिस तरह से हम अपने फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पर भोजन करते हैं, similarly if we understand prana and how it influences us, then we can tap into that and make it work for our benefit. Prana and pranamaya kosh is not reality. अच्छा, असल में देखें तो ये कोश वोश भी कुछ नहीं होता। Again and again I keep repeating it. असल में देखें तो ना कोश है ना कुछ है ना कुछ है। फिर अद्वैत कैसे रहेगा? बिल्कुल सही कहा। ये सब क्या है? प्रक्रिया। अद्वैत कैसे रहेगा? हाँ, ये क्या है? प्रक्रिया है। And we have to understand the difference between प्रक्रिया and knowledge. प्रक्रिया is the process. प्रक्रिया is not knowledge. लेकिन होता क्या है? बिना हमें तो ज्ञान के रोग। हाँ, so these are not knowledge. Knowledge is something else. ये सब समझने के तरीके हैं। जैसे अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं ना कि माना कि उसका वैल्यू x है, so these are x's. Through x we are trying to prove something, to understand something. Anyway, I have not answered Azir ji's question, which is very important question. And what I would say that प्राणा को आप प्राण क्या है इसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। प्राण अतीन्द्रिय है। केवल जो पंचीकृत पंच महाभूत है वह इंद्रियों के द्वारा पता चलता है। प्राण अपंचीकृत पंच महाभूत है तो वह इंद्रियों के द्वारा पता नहीं चलता है। तो कैसे पता चलता है? तो वेदांत में और जो अपनी जो पूरी नॉलेज सिस्टम है उसमें एक चीज है, उसका नाम है कार्यानुमेया। कार्यानुमेया का क्या मतलब हो गया? देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नो बाय इफेक्ट। उसका क्या इफेक्ट होता है उसके द्वारा आप उस चीज को जान सकते हैं। यू कैन नॉट नो द थिंग इन इटसेल्फ। जैसे कार्यानुमेया का क्या मतलब हुआ? वाराणसी है, यहाँ पर गंगा फ्लो करती है, गंगा का पानी बढ़ गया और बारिश नहीं हुई बनारस में आसपास में। मैं कहीं पर ऐसे मेरे विजन के रेंज में बारिश नहीं हुई तो क्या माना जाएगा? दो चीजें, या तो गंगा जी ऊपर किधर से भी, नीचे नहीं, पटना बनारस से नीचे है और कानपुर बनारस से ऊपर है। ऊपर मतलब फ्लो अप द फ्लो, अब बिलो मतलब डाउन द फ्लो। तो हम ये क्या मानेंगे कि कानपुर में या हरिद्वार में या गंगोत्री में कहीं भी बारिश हुई होगी जिस कारण से ये पानी बढ़ गया है। आई हैव नॉट सीन द
बारिश। अब पानी बढ़ गया तो एक कारण तो यह है कि बारिश बढ़ गई होगी, अथवा कहीं पर कोई डैम होगा, बराज होगा, उस बराज का गेट खोला गया है ऊपर में, जिसके कारण पानी बढ़ गया है। तो कार्य को देख करके, द इफेक्ट को देख करके हम लोग कारण को पकड़ते हैं। सिमिलरली प्राण क्या है यह हमारे इंद्रियों से पता नहीं चल सकता है। ओनली इट्स इफेक्ट ऑन द अन्न। अन्न का मतलब क्या हुआ, कल मैंने कहा था अन्न मतलब फिजिकल थिंग्स। तो प्राण के इफेक्ट जो अन्न में होते हैं अथवा अन्नमय कोश में, मतलब बॉडी में होते हैं। अन्न का मतलब दिस वेरी बॉडी, दिस वेरी फिजिकल थिंग, उसमें प्राण के जो एनर्जी के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें पता चलते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, तो जो चीजें पता चलती है उसके लिए वी डू नॉट यूज द वर्ड क्रिएटेड एंड अनक्रिएटेड, वी यूज द वर्ड हाउ द प्राणा मैनिफेस्ट्स एंड अनमैनिफेस्ट्स, दैट वुड बी अ बेटर वर्ड। तो अब आप ये कहिए कि प्राण क्रिएटेड कैसे होते हैं, ये मत कहिए, आप कहिए कि मैनिफेस्ट कैसे होते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब क्या, जो चीज हमारी इंद्रियों के पकड़ में आ जाता है वह कैसे होता है, व्हाट्स द प्रोसेस दैट इट गेट्स मैनिफेस्टेड। तो अब बोलेंगे कि अब डायनामो से हो जाता है, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी मैनिफेस्ट्स। तो व्हेन डायनामो रोटेट्स बाय व्हाटएवर मींस इलेक्ट्रिसिटी कम्स। और हाउ साउंड मैनिफेस्ट, prana manifest in the form of sound energy, prana manifest in the form of electric energy, prana manifests in the form of atomic energy. अब वो एनर्जी का नाम हम लोगों ने दे दिया है, जिस तरीके से वह मैनिफेस्ट होता है उस तरीका से संबंधित। बट व्हाट मैनिफेस्ट्स इज एनर्जी। अब क्या है कि जिस तरह एटम के ब्रेक करने का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वह एटॉमिक एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, एक एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर नाम की कोई मशीन लगी हुई है, वह क्या करता है, प्राण को एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से मैनिफेस्ट कर देता है। उसी तरह से ये बॉडी जो है एक मशीन है, और वह जो सर्वव्यापक प्राण है उसको, जो सर्वव्यापक प्राण है उसको वाइटल एनर्जी के रूप में अपने कंपोनेंट्स लेकर के और मैनिफेस्ट कर देती है। जिस तरह से एटॉमिक रिएक्टर एटम को लेकर के और हेवी वाटर को लेकर के और उसको जो जो कंपोनेंट्स लगते हैं उस कंपोनेंट्स को लेकर के एटम से एनर्जी मैनिफेस्ट कर देती है, उसी तरह से हमारा बॉडी ऑक्सीजन को लेकर के अथवा ब्रीथ को लेकर के और फूड को लेकर के या थॉट को लेकर के उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर देती है। So body is this अन्नमय कोश is an instrument, और इस इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हो गई तो जिस तरह से एटॉमिक रिएक्टर में कोई गड़बड़ी हो गया तो वो मैनिफेस्टेशन बंद कर देगा। प्राणा इज एवरीवेयर। Similarly, this body stops manifesting that energy which is called vital energy. Now vital energy is a type of prana. Why it is called vital energy? Because it is manifested by the mechanism of body which is vital. Why that prana is called atomic energy? Because it is manifested by a mechanism called atoms and all that. Why it is called heat energy? Because it's manifested by fire and it feels warm. That's why it's called atomic heat energy. By whatever means that manifest, उसी से मिला जुला नाम उसको दे देते हैं. Ultimately, that's all prana. And because it manifests in different forms. So what manifests, जो manifest हो रहा है, वह तो उसके फॉर्म अलग है, लेकिन जो मैनिफेस्ट हो रहा है वह है प्राण. जिस उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं. It may be atomic energy, it may be vital energy, but if you go and break and go deeper into that, it is ultimately energy. आप कहेंगे उस एनर्जी का प्योर फॉर्म कैसा है, तो बोले आपको नहीं बता सकते, because you will know only if it is manifested.
So what we perceive is as atomic energy or vital energy. अब उसको भी reduce करके कहें कि what exactly is prana, which is manifesting, तो बता नहीं सकते हैं, because आप उसको जानेंगे तभी जब वो manifest होगा. तो ये इसका है. And if there is more, yeah, I hope that explains, and if not, please we can continue this tomorrow. Monday. Yeah, thank you. Let me give a thought to that. Yeah. Because this manifestation, I agree, it can be seen by the people who have really moved to the next sheath. That is the Manomaya Kosha. Exactly. That is why they are moving, because it is saying that I am not Pranamaya Kosha. Exactly. I am something beyond, and they move to the Pranamaya Kosha. Yes, I think, yeah, let me just give a thought. I think let me contemplate. Thank you very much for this explanation. Exactly. ये बहुत सुंदर बात इन्होंने कहा है कि जब आप मनोमय कोश में होंगे तब आपको लगेगा कि प्राणमय कोश में नहीं. That's why I told you the story how it progresses. जिस समय में आप प्राणमय कोश में होंगे, when you are identify, आपको तो लगेगा कि मैं ही प्राणमय कोश हूं. So आदित्य जी, yes. आदित्य जी, जैसे वायु में प्राणा की मैनिफेस्टेशन ऐसे देख सकते हैं जैसे साइक्लोन आ गया, तो वो एनर्जी ने अपने आप को ही ऐसे फॉर्म कर लिया कि वायु को तेज से मूव कर दिया, बवंडर आ गया. कुछ ना कुछ तो फिजिकल कारण होता ही है ना. वायु में जो साइक्लोन आता है, हीट एनर्जी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. प्राण को अपनी बुद्धि नहीं होती, तो प्राण प्योर एनर्जी फॉर्म हो गया किस्म से. तो कैसा है वो नहीं हम लोग जानते हैं. धन्यवाद. उसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है उसको हम लोग जानते हैं. Yeah, I think. Yes, अजीब. ये जो है, I just want you to leave a thought. जब हम breathing बोल रहे हैं, we are taking the breath in. It's very clear. It's very scientific, and everyone knows that. And what is that breath? It is a composition of the few gases. इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें अदर गैसेस हैं. और ये जो है, लेकिन हम इसमें पूछें कि ये प्राणा कहाँ है, तो it is very difficult to really say that yes, there is a prana component in that, because the science tells that it is only the composition of the gases. 80% nitrogen, then 20% oxygen, 79% the 19% oxygen, 10% other gases. And when we are breathing out, they are saying that only 4% of the oxygen is kept inside, and the remaining gases really go out, which means the carbon dioxide goes out more. So in this scientific analysis, we can't really say where is the prana. Exactly. So prana is something, to me it appears something more than what the breathing is. Yeah. Exactly. What I mean to say that prana is everywhere. Now, if you have a mechanism, it's prana is not in the breath. Prana is not in the body. Prana is in the mechanism. What our body does, it makes prana from air, and what a nuclear reactor does, it makes prana from atoms. Yeah. And what a dynamo does, that it makes prana from rotating. So prana is not in the thing. Prana is in the process. In the process. Okay. And that process brings a kind of transformation. Yeah, and because prana is something which is not physical thing. Yeah. Prana is not physical. This is prana. So actually these processes, they manifest prana in certain forms. Prana is everywhere. Okay. कौन से कंपोनेंट से कौन सा मशीन प्राण बना लेगा? अब न्यूक्लियर रिएक्टर में कितना भी ऑक्सीजन डालिए वो प्राण नहीं बना सकता है, और इस बॉडी को आप रेडियम दे दीजिए पूरा नहीं बनाएगा. अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडियम लगता है.
अब इस बॉडी को रेडियम दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? या डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। But radium is not good for human body. Yeah, definitely. So there the prana is taking, वहां पर उसके लिए breath क्या है, air क्या है, components क्या है, radium for a nuclear reactor. For this body the components are air. Prana is neither in the air or in the radium, or we can say it's both in the radium, both in the air. Now this instrument knows, it has the intelligence or the mechanism to extract prana from air. Although prana is everywhere, but it can extract prana from air. Although prana is everywhere, nuclear reactor can extract prana from radium. Now you interchange. This body cannot extract prana, which is everywhere, from radium. And the nuclear reactor cannot extract prana, which is everywhere, from air. So prana is in the process. It depends which instrument is manifesting it. So it will need that kind of कच्चा माल. हुआ ना, एक तरह से एयर हमारे लिए कच्चा माल है और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कच्चा माल कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, रॉ मटेरियल, और उसके लिए वो रॉ. So this way that goes. We can continue this tomorrow. Good. Yeah, thank you, Aditya ji. Thank you. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.